सुरवानी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर है कर्मचारियों के और अधिकारियों के लिए। एक बड़ी खबर यह है कि यूपी में भी भत्ते पर नहीं मिलेंगे, अब डीए पर रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं होगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2020 से जून 21 तक, यानी कि जून 2021 तक डीए नहीं मिलेंगे, बंद रहेंगे। 6 प्रकार के भत्ते भी बंद किए गए। सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता बंद किया गया। इसके अलावा यूपी में 16 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे इससे। तो तमाम राज्य के कर्मचारी, अधिकारी, इन सभी के 6 प्रकार के भत्ते बंद किए गए हैं और डीए इनको नहीं मिलने जा रहा। महंगाई भत्ता, राहत भत्ता इन सबको नहीं मिलेगा। तो यूपी में भत्ते नहीं मिलेंगे, डीए पर रोक लगा दी गई। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 16 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह बड़ी खबर है। यूपी में भी भत्ते नहीं मिलेंगे, डीए पर रोक लगा दी गई है। तो महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं होगा। कर्मचारियों, पेंशनर्स को डीए नहीं मिलेगा। तो 1 जून 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं होगा। 6 प्रकार के भत्ते भी बंद किए गए। कर्मचारियों, पेंशनर्स को डीए नहीं मिलने जा रहा है, यानी कि 16 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं होगा। 16 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, डीए नहीं मिलेगा। लगातार ये इस तरह की जानकारी आ रही थी और अब सीधे तौर पर इस जानकारी पर मोहर लगा दी है सरकार ने। और सरकार ने सीधे तौर पर यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के अंदर जनवरी 2020 से जून 2021 तक 6 तरह के भत्ते नहीं दिए जाएंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए नहीं मिलेगा। इसके अलावा 6 तरह के भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद किया गया। 6 प्रकार के भत्ते बंद किए गए, जिसमें महंगाई भत्ता, राहत भत्ता, पुलिस भत्ता, ये तमाम भत्ते हैं जो कि नहीं दिए जाएंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यूपी में भत्ते नहीं मिलेंगे, डीए पर रोक लगाई गई। यूपी में भी भत्ते नहीं मिलने जा रहे। फिलहाल इस तरह के तमाम जो 6 तरीके के भत्ते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ता, राहत का भुगतान नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए नहीं मिलेगा। संवाददाता इसके वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वाजपेयी, 6 तरह के भत्ते कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलने जा रहे हैं, क्या जानकारी और क्या कुछ स्पष्ट तौर पर कहा गया इस आदेश में? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, प्रदेश सरकार के ज्यादातर उपक्रम बंद हैं। जहां से प्रदेश सरकार को इनकम होती थी वो सभी उपक्रम हम कहें लगभग बंद हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं सिर्फ वो चल रही। तो सरकार को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से राजस्व की क्षति हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। हालांकि अगर हम कर्मचारियों की बात करें, चाहे वो किसी विभाग के कर्मचारी रहे हों, अधिकारी रहे हों, उन्होंने 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का वेतन अपना सरकार के कोष में दिया है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से सरकार के सभी उपक्रम बंद हैं, तो कहीं बड़े पैमाने पर जो आर्थिक क्षति उत्तर प्रदेश सरकार को हुई है। क्योंकि 30 दिन का पहला लॉकडाउन, उसके बाद से ये दूसरे दिन का 19 दिन का पहला लॉकडाउन, उसके बाद से ये दूसरे दिन का 19 दिन का जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 2 वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस भरपाई को करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल तक के लिए सभी भत्तों, विशेष भत्तों पर रोक लगा दी है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शामिल होंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 16 लाख से जैसे ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। उसके अलावा वो पेंशनर्स भी इससे प्रभावित होंगे जिनको कहीं ना कहीं रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें ईओडब्ल्यू है, अपराध शाखा है, उसके अलावा जो जांच इन्वेस्टिगेशन की कई शाखाएं हैं, जो कानूनी शाखा है, इन सभी शाखाओं के जो विशेष भत्ते, रिसर्च के बहुत सारे भत्ते विशेष तौर पर इन विभागों को दिए जाते थे, अब वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। उसके अलावा नगर प्रतिकर भत्ता है और जो अर्दली भत्ते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों या सिंचाई विभाग के हों या उससे जुड़े हुए अन्य जो विभाग हैं, सेतु निगम है, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम है, ये बहुत सारे विभाग हैं जिन पर अब इन भत्तों पर रोक लग गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 30 तारीख से लेके आने वाले 1 अप्रैल तक, 2021 तक इन भत्तों पर रोक लगा दी है, जिस पर राज्यपाल ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके बाद अब यह आदेश प्रभावी हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया है।
तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को इससे प्रभावित जरूर होंगे, प्रभाव जरूर उन पर पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने राजस्व की क्षति को बचाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके, क्योंकि लगातार अगर हम प्रदेश की बात करें तो कोरोना को लेकर सरकार हर वो जरूरी कदम उठा रही है, बड़े पैमाने पर पैसे का खर्च हो रहा है, चाहे अस्पतालों के रखरखाव की बात हो या डॉक्टरों वाजपेयी, साथ ही साथ अगर देखा जाए अभी 2 महीने के अंदर लॉकडाउन हुआ, 2 महीने में राजस्व का एक बड़ा नुकसान हुआ और यहां पर सरकार को 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के भत्तों में कटौती करनी पड़ी। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति है और साथ ही साथ ये देखिए कि कोरोना अभी थमा नहीं है। आने वाले कितने समय तक इस तरीके के राजस्व के नुकसान होते रहेंगे, ये भी एक बड़ा विषय रहेगा। तो क्या ये मानकर चले कि राजस्व में एक बड़ा नुकसान हुआ भी है और आने वाले समय में कुछ ऐसे और भी फैसले आपको देखने को मिल सकते हैं? इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े फैसले देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह भी जरूरी है कि जो विभिन्न चीजें हैं जब लॉकडाउन खत्म होगा या प्रतिबंध के साथ इसमें कुछ राहत मिलेगी। जो ऐसे जिले हैं जहां पर बिल्कुल भी केस नहीं मिले हैं, जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ऐसे जिलों में भी जब छूट होगी तो निश्चित तौर पर कई ऐसी सेवाएं होंगी जिन पर अतिरिक्त कर भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ और अन्य चीजें हैं जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास यही होगा कि जो ये आर्थिक क्षति हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी का प्रदेश है। हम कहें कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार हर वो जरूरी कदम उठाएगी जिससे कहीं इस आर्थिक क्षति से निपटा जा सके और जल्द से जल्द इस स्थिति से रिकवर होकर लोगों को फिर वो सभी सुविधाएं दी जा सके। तो जहां लोगों ने लॉकडाउन को लेकर सभी सहयोग दिया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की भी आशा यही होगी कि इस महामारी के दौर में भी अगर सरकार कोई कदम उनके भले के लिए उठाती है तो वो उसमें भी सरकार का सहयोग करे। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए वाजपेयी, हम एक और खबर पर आपसे रुक करेंगे और जानकारी लेंगे। तो वहीं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर्स को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। 84 इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर सीओ बनेंगे। सीओ की डीपीसी को लेकर बैठक हुई है। 2010 और 13 बैच तक के इंस्पेक्टर बनेंगे सीओ। मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है डीपीसी का शासनादेश। तो 84 इंस्पेक्टर्स हैं जिनको प्रमोशन मिलेगा और वो सीओ बनाए जाएंगे, सर्कल ऑफिसर बनाए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीओ की डीपीसी को लेकर बैठक हुई है और 2010 से लेकर 13 तक के जो बैच के इंस्पेक्टर्स हैं उनको सीओ बनाया जा सकता है। तो मई के पहले सप्ताह में ये आदेश, शासनादेश जारी हो सकता है। डीपीसी का शासनादेश होगा। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, 84 इंस्पेक्टर्स सीओ बनाए जाएंगे, ये जानकारी फिलहाल शासनादेश से आई है। क्या कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में और कब तक ये शासनादेश आ सकता है? बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है जब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की डीपीसी हुई थी, जिसमें करीब जो है 116 करीब जो सब इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर बने थे। 300 से ज्यादा ऐसे जो है सब इंस्पेक्टर थे जिनकी कहीं ना कहीं खराब परफॉर्मेंस के कारण उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया था। 80 ऐसे सब इंस्पेक्टर्स भी थे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई जांच चल रही थी, इस वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया था। अब आज सीओ को लेकर शासन में बैठक हुई, उनकी डीपीसी को लेकर, उनके प्रमोशन को लेकर। तो 80 ऐसे अफसर इस सूची में आए हैं जिनको लेकर डीपीसी में विचार किया गया। तो निश्चित तौर पर उनका इंस्पेक्टर से सीओ बनना बिल्कुल तय है और संभवतः जो मई का पहला सप्ताह होगा उसमें यह सूची जारी हो जाएगी। तो 80 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन पर कोई किसी तरीके का दाग नहीं, जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, जिनकी सर्विस बुक अभी तक पूरी तरीके से सेफ है और लगातार उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको लगातार समय समय पर सम्मानित किया है। ऐसे 80 इंस्पेक्टर होंगे जिनको अब प्रमोशन देकर सीओ बनाया जाएगा। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के जो भी इंस्पेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अब उनको ये प्रमोशन मिलने जा रहा है। इसमें 2010 बैच से लेकर 2013 बैच के जो इंस्पेक्टर्स होंगे उनको शामिल किया गया है। उनकी सूची तैयार है, डीपीसी में उन सभी नामों पर विचार हो चुका है और इसका जो आधिकारिक शासनादेश है वो मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 84 इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर सीओ बनेंगे। सीओ की डीपीसी को लेकर बैठक हुई और यह कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते तक ये डीपीसी को जारी किया जा सकता है।
तो वहीं मुरादाबाद के अंदर एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत से हड़कंप मच गया है। 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 95 हो गई। नागफनी पथराव के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी गुलाम गौस भी पॉजिटिव हैं। हॉटस्पॉट और पथराव वाले इलाके के रोशन अली की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हॉटस्पॉट वाले पीरजादे में भी मिला एक कोरोना पॉजिटिव पहले से ही क्वारंटाइन था। अब तक मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक डॉक्टर समेत 4 की मौत हो चुकी है। जिले के कोरोना संक्रमण से एक मरीज ठीक भी हो चुका है और घर जा चुका है। फिलहाल 90 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। सीएमओ एमसी गर्ग ने भी सभी कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की है। तो 95 में से 4 की मौत हो चुकी है, एक ठीक होकर घर जा चुका है और 90 अभी भी एक्टिव केसेस हैं जो अपने अपने आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुरादाबाद के अंदर भी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से ये जानकारी अब तक दी जा चुकी है, पुष्टि की जा चुकी है। फिलहाल 90 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, उसके बाद एक और ये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। तो फिलहाल 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, ऐसे एक्टिव केसेस हैं जो कि अस्पतालों में हैं और अब तक मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक डॉक्टर समेत 4 की मौत हो चुकी है। संवाददाता अंकित हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। अंकित, मुरादाबाद का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगातार बढ़ रही पॉजिटिव संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या दिन पर दिन रिपोर्टें आई जा रही हैं, उनमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 2 नए ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आए हैं, जो दो नए पॉजिटिव सामने आए, जिसमें एक नागफनी थाने का सिपाही भी मौजूद है। जी साथ ही साथ अंकित, अगर देखा जाए नागफनी का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जो तमाम पहले घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो पथराव की घटना मुरादाबाद में रही हो, उस दौरान भी पुलिसकर्मी इन्फेक्शन उनको लगा, इन्फेक्टेड हुए हैं और पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आए हैं, ये भी जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, जो आपको बता दूं, जैसे कि नागफनी थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को हुए पथराव में कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि उठाए गए थे, जिन्हें जेल भेजा गया था। उनमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हीं को दृष्टि को देखते हुए मुरादाबाद के नागफनी थाना के 35 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया था। जी उसी में से एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये सिपाही पॉजिटिव पाया गया है। जी अंकित, अभी तक अगर देखें 95 केसेस में से 4 की मौत हुई है, एक डिस्चार्ज हुआ है और 90 अभी भी अस्पतालों में हैं। प्रशासन का क्या कहना है, कब तक ये 90 एक्टिव केसेस ठीक होकर अपने घर जा सकते हैं? क्या किसी की उम्मीद या कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो लगते हो कि जिनकी अब रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे कि लगातार पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है और 90 केस अब तक जो एक्टिव हैं, जो कि जिनका इलाज चल रहा है मुरादाबाद के अलग अलग हॉस्पिटलों में। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का यही कहना है, जब तक ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, इनकी दोबारा रिपोर्टें निगेटिव नहीं आ जाती, जब तक इन्हें घर नहीं छोड़ा जाएगा। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मुरादाबाद के अंदर 95 केसेस और 95 में से 4 की मौत हो चुकी है, एक डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन 90 अभी भी अस्पतालों में हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि हॉटस्पॉट वाले पथराव वाले इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया है। तो एक डॉक्टर समेत कई लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं और उन सभी को एक पुलिसकर्मी भी इन्फेक्टेड हुआ है। 3 पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इसमें एक तो गुलाम गौस हैं, जो नागफनी चौकी के कांस्टेबल हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। दूसरी रिपोर्ट शहजाद, जो कि पीरजादा के हैं, पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इनका छोटा भाई जो है पॉजिटिव थे और ये IFTM के क्वारंटाइन सेंटर पे मौजूद हैं शहजाद, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नवाबपुरा निवासी रोशन अली की, जो कि TMU में भर्ती थे, किंतु आज उनकी सुबह इंतकाल हो गया है और उसके बाद वो ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव। खबर सहारनपुर से, जहां पर लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मामले पर बोले सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह, जनपद की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन करना है। इस मामले में हम लोग काफी सोच समझकर विचार करेंगे। अभी जनपद सहारनपुर में कोई बाजार नहीं खुलेगा, डीएम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, जिस तरीके का ये
एक मैसेज अपलोड हुआ कि तमाम मार्केट खोलेंगे आज से, लेकिन तमाम राज्यों की, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात कर लीजिए, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी के ऊपर ये स्वविवेक पर प्रशासन के होगा कि वो इस हालात में मार्केट को खोले या ना खोले। फिलहाल एसेंशियल्स ही ज्यादातर जगहों पर खोले गए हैं। साहब एक आदेश आया हुआ है, इसमें पता चल रहा है कि मार्केट खुलेगा, उससे शहर के लोगों को कुछ जिज्ञासा है भ्रम है कि क्या होगा उसके बारे में आपको? नहीं, देखिए अभी तक क्योंकि जनपद में यहाँ पर कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पिछले 2-3 दिन में इन केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जनपद सहारनपुर की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना है तो हम लोग काफ़ी सोच विचार करके उसको करेंगे और कोई भी जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं, चाहे वो भारत सरकार से हैं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, उनको हम लोगों को जनपद में किस तरह से लागू किया जाना है इस पर हम लोग विचार करके ही इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई का निर्णय करेंगे। तो अभी सर बाजार खुलेंगे या नहीं? नहीं, अभी तो जो भी हम लोग 6 से 9 जैसे खोल रहे हैं वैसा खोल रहे हैं और जो भी निर्देश हैं, जो आप जिन निर्देशों की बात कर रहे हैं, उन निर्देशों का हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, विचार करके एक सुविचारित उसमें फैसला हम लोग करेंगे। संवाददाता गौरव सैनी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। गौरव, मार्केट खुलने को लेकर जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया है कि तमाम हॉटस्पॉट के अलावा जितने भी इलाके हैं वहां पर मार्केट खोले जा सकते हैं, लेकिन ये तमाम प्रशासन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मार्केट खोले या ना खोले। सहारनपुर की जो स्थिति है, प्रशासन ने किस तरीके की वहां पर स्थिति को बरकरार रखा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय के आदेश आने के बाद सहारनपुर डीएम से हमारी इस बारे में बात हुई थी किस तरीके से मार्केट को खोला जाएगा, किस तरीके से नहीं। तो उसके बाद डीएम अखिलेश सिंह ने बताया है कि अभी कोई भी मार्केट किसी भी तरीके से खोली नहीं जाएगी, बल्कि अभी इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा अधिकारियों के साथ बैठ करके, क्योंकि हमारे सहारनपुर जिले के अंदर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल 151 कोरोना मरीजों की संख्या लखनऊ से जानकारी प्राप्त होने के बाद 9 लोगों की और कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है, जिसमें कुल मिलाकर 160 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। उसको देखते हुए प्रशासन के हाथ पैर खुले हुए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो अखिलेश सिंह जिला अधिकारी ने बताया है कि अभी किसी भी प्रकार से कोई भी दुकानें खोली नहीं जाएंगी। अगर पहले इस बात के लिए विचार विमर्श होगा, उसके बाद इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गाजियाबाद से खबर, 10% हाउस टैक्स बढ़ाने का आदेश वापस लिया गया। नगर निगम ने अपना पूर्व आदेश वापस लिया। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ेगा टैक्स। कोरोना से आई आर्थिक तंगी के चलते फैसला लिया गया। फिलहाल आपको बता रहे कि नगर निगम ने अपना पूर्व आदेश वापस लिया है और इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो कोरोना से आई आर्थिक तंगी के चलते यह फैसला लिया गया गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से और 10% हाउस टैक्स बढ़ाने का जो आदेश दिया गया था उसे वापस कर लिया गया है, रोल बैक कर लिया गया है। तो फिलहाल नगर निगम ने अपना पूर्व आदेश वापस लिया। तो इस वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में नहीं बढ़ेगा टैक्स, ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कोरोना से आई आर्थिक तंगी के चलते यह फैसला लिया गया है। तो गाजियाबाद से खबर की 10% हाउस टैक्स बढ़ाने का आदेश वापस ले लिया गया। फिलहाल नगर निगम ने अपना पूर्व आदेश वापस लिया है। तो इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ेगा टैक्स। साथ ही साथ कोरोना से आई आर्थिक तंगी के चलते यह फैसला लिया गया और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो 10% का टैक्स बढ़ाया गया था वो वापस ले लिया गया है आदेश। चलिए अब बात करते हैं इटावा की, जहां पर शहर की दुकानों पर जमकर भीड़ लगी है। डीएम एसएसपी के आदेशों की शहर में जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। नए शहर चौकी इंचार्ज की देखरेख में खुल रही हैं सभी दुकानें। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद हुई नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें। जरूरतमंद चीजों की दुकानें खुलेंगी, इसका मतलब नहीं समझ पाई है जनता। मोबाइल की दुकानों, कपड़ों की दुकान समेत अन्य दुकानें भी खोल दी गई। तो ये इटावा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कपड़े की दुकानें, मोबाइल की दुकानें तक खोल दी गई। सब कुछ मार्केट पहले की तरह सजा दिया गया। हालांकि
ये साफ किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीजें जो मिलती हैं उन्हीं की दुकानें खुलेंगी। संवाददाता चंचल दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंचल, क्या स्थिति इटावा की है? क्योंकि सुबह उठते ही लोगों के मन में ये एक तरीके की एक अफवाह भी थी कि तमाम दुकानें खुलेंगी, जैसे मार्केट पहले खुलते थे वैसे ही खुलेंगे, लेकिन उसके बाद जो फैसले आए उसमें ये कहा गया सिर्फ एसेंशियल्स ही खुलेंगे। अभी स्थिति क्या है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं, जिस तरीके से इटावा के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो भी जरूरतमंद दुकानें हैं वो सिर्फ 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खोली जाएंगी, पर कुछ लोग इस चीज को ना समझते हुए रोजमर्रा की तरह लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और उसी तरीके से रोजाना इटावा शहर में आज जब न्यूज 1 इंडिया की टीम द्वारा भ्रमण किया गया तो देखा गया कि सभी दुकानें खुली हुई थी। जहां मोबाइल की दुकानें लोग खोले हुए थे और जो भी स्टोर्स थे वो भी खुले हुए थे, तो लोग बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं और जिसकी इटावा शहर में बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सर। इसी के साथ साथ देखें प्रशासन फिलहाल क्या कर रहा है? क्या जो मार्केट खुला था उसे बंद कराया गया है? जी बिल्कुल, प्रशासन हर तरीके का प्रयास कर रहा है। रोजाना अधिकारी जो हैं वो शहर में भ्रमण भी करते हैं, पर अधिकारियों के जाने के बाद जो भी दुकानदार हैं वो लॉकडाउन का पालन ना करते हुए अपनी दुकानों को खोल लेते हैं, फिर रोजाना बैठना शुरू कर देते हैं, जिससे आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन का बराबर उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इटावा से यह खबर है कि इटावा में शहर की दुकानें आज खोल दी गई। साड़ी की दुकान से लेकर कपड़ों की दुकान से लेकर मोबाइल की दुकानें तक सभी खोल दिया गया और इसके बाद जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तब जाकर यह मार्केट बंद किया गया और सिर्फ एसोसिएशन ही खुले गए हैं। तो वहीं हापुड़ में धमाके से उड़ा मकान की छत। आपको बता दें अज्ञात कारणों से मकान में जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके में गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान में हुए धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। सिटी कोतवाली के बदनोली गांव की यह घटना है। फिलहाल अज्ञात कारणों से यहां पर यह धमाका हुआ है और बुजुर्ग यहां पर बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक घर के अंदर यह धमाका हुआ था। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान में हुए धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। किस तरह से धमाका हुआ, क्या वजह रही, इन सभी वजहों को टटोल रही है फिलहाल पुलिस। सिटी कोतवाली के बदनोली गांव की यह घटना है। हापुड़ में धमाके से मकान की छत उड़ी है। तो अज्ञात कारणों से मकान में जोरदार धमाका हुआ। तो जोरदार धमाके में गंभीर रूप से यह बुजुर्ग घायल हुआ है और गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल मकान में धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। किस तरह का धमाका यह रहा, क्या ये सस्पिशियस धमाका है या फिर ये घर में रखे सिलेंडर या किसी चीज में धमाका हुआ, किस तरीके से धमाका हुआ, इन तमाम जानकारी को जुटाने की कोशिश की जा रही है। मोहित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। मोहित, धमाका कैसे हुआ और बुजुर्ग की स्थिति क्या है अभी? ब्लास्ट हो गया और जो पुलिस की जांच है, पुलिस भी अभी जांच में ये बता रही है कि सिलेंडर के चलते ये धमाका हुआ है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी अफवाहें भी हैं कि मकान के अंदर कोई ऐसा पदार्थ था जिससे धमाका हुआ और जो धमाका इतनी जोरदार था जिससे मकान की छत पूरी तरह से उड़ गई और मकान भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और जो घायल बुजुर्ग है उसे नाजुक स्थिति के चलते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। तो यहीं छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।